नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, जो क्रॉनिकल की अक्टूबर मंथ की मैगजीन है उसको हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और जितने भी पीछे वाले क्लास हैं सब राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधित या वैज्ञानिक वाला दृष्टिकोण या योजनाओं वाला जो पार्ट है उनको हमने अच्छे से सूचकांक वाला पार्ट, योजना वाला तो आज हम पढ़ने वाले हैं, सूचकांक वाले पार्ट को अच्छे से कवर कर लिया। पिछली वीडियो में 7-8 वीडियो हो चुकी हैं अक्टूबर मंथ की मैगजीन की, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास में, आज की क्लास में योजना एवं कार्यक्रम जो अक्टूबर मंथ के मैगजीन में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको हम अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास को शुरू करने से पहले सभी साथियों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। हमसे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल को, और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्रशांत.मिश्रा0036 नाम से मेरी आईडी है, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप डीएम भी कर सकते हैं, मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसका भी जवाब जरूर दूंगा। तो आज क्लास में जो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि जो यह क्लास आपकी चल रही है, यह यूपी पीएससी का, चाहे यूपी पीसीएस का प्री हो और चाहे आर का प्री एग्जाम हो, चाहे यूपी पीएससी का एग्जाम हो और चाहे यूपी डब्ल्यूएससी का एग्जाम हो, दोनों के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूपी डब्ल्यूएससी का भी एग्जाम का लेवल अब बढ़ चुका है। करंट अफेयर हो चाहे जीएस हो, उसमें बहुत अच्छे लेवल का पूछने लगा है। आपको अगर उसमें हो तो आप पैट 2023 का देख लीजिए करंट अफेयर, और वीडियो 23 का पेपर हुआ था उसका करंट अफेयर देख लीजिए, जूनियर असिस्टेंट 1262 का करंट अफेयर देख लीजिए, या अभी नया जूनियर असिस्टेंट जो 84 पद पे हुआ था उसका करंट अफेयर देख लीजिए। करंट अफेयर का लेवल आपको पता चल जाएगा। तो अब आपको लास्ट में जो मंथली, लास्ट में ईयरली मैगजीन पढ़ते हैं उसको पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको मंथली मैगजीन भी पढ़ना होगा। उसके बाद आप लास्ट में जब ईयरली मैगजीन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मंथली मैगजीन अच्छे से पढ़ना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी। तो हम योजना एवं कार्यक्रम में पहला आपका पार्ट है, एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी मिल गई है, ठीक है। तो क्या है, 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दे दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को प्रतिस्थापित करेगी, जिसे 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी सरकारी नौकरियां हैं, कर्मचारी हैं, उनको एनपीएस का लाभ मिल रहा है, एनपीएस, ठीक है। तो आपको ये डेट याद रखना है, 1 जनवरी 2004 के बाद वाले, ठीक है। यह निर्णय टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में मार्च 2023 में गठित समिति की सिफारिश पर किया गया। तो जो टीवी सोमनाथन समिति थी उसके सिफारिश पर यह निर्णय मार्च 2023 में गठित थी, उसके सिफारिश पर लिया गया है। तो पूछ सकता है कि यूपीएस के लिए कौन सी समिति बनी थी, तो टीवी सोमनाथन समिति की अध्यक्षता में इसका निर्णय लिया गया है यूपीएस का, ठीक है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को आजीवन मासिक पेंशन के रूप में 12 महीने के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% दिया जाएगा। मतलब आपको जब आप रिटायर होने वाले हैं, लास्ट के साल में आपके पूरा साल का आपको वेतन जोड़ लिया जाएगा, उसका 12 से डिवाइड करके उसका हाफ कर दिया जाएगा, आपको 50% पेंशन मिलेगा, ठीक है। सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में उनकी पेंशन के 60% के बराबर पारिवारिक पेंशन और सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के लाभ के अलावा एक मुफ्त सेवानिवृत्त भुगतान का आश्वासन दिया गया। मतलब एक मुफ्त भी दिया जाएगा, अगर मृत्यु हो जाती है तो 60% पेंशन भी दिया जाएगा, ये सब दिया, ग्रेच्युटी भी दी जाएगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की सेवा में कम से कम 10 साल पूरे करने वाले के लिए न्यूनतम 10,000 प्रति माह पेंशन का वादा किया गया है। मतलब इसके लिए आपको मिनिमम 10 साल वर्किंग होना चाहिए। आप मिनिमम 10 साल वर्क किए हों तो आपको 10,000 रुपया प्रति माह का न्यूनतम आपको मिल जाएगा, ठीक है। यूपीएस में कर्मचारियों के वेतन का 10%, जबकि सरकार वेतन का 18% हिस्सा जमा करेगी। जैसे देखिए क्या, तो जैसे यूपीएस का फंड है, ये यूपीएस का फंड, तो इसमें सरकार आपको 18.5% जमा करेगी और 10% आपको जमा करना। जो इस समय एनपीएस चल रहा है, जो वर्तमान पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस चल रही है, जो 2004 में लागू हुई थी, एनपीएस के तहत 10% आपको देना होता है और 13.5% सरकार देती है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो 18% है ये सरकार समय समय पे बढ़ाती भी रहेगी। मैं अंतराल यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको कि सरकार समय समय बढ़ाती भी रहेगी, लेकिन जो ये आपका 10% है ये हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। ये इसको समय समय पे सरकार महंगाई के हिसाब से बढ़ाती भी रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूपीएस हो गया। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ, ये क्या है, तो 22 अगस्त 2024 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन के लिए क्रिएट इंडिया चैलेंज सी क्यूजन 1 के तहत 25 चैलेंज लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो क्रिएट इंडिया चैलेंज सी क्यूजन 1 के तहत 25 चैलेंज को लॉन्च किया किसने, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, ठीक है।
विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन सम्मेलन में, तो विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन सम्मेलन में इसको लॉन्च किया गया है। ये चैलेंज एनिमेशन, फिल्म निर्माण, गेमिंग, संगीत और दृश्य कला सहित विभिन्न विषयों को कवर करते हैं। तो कौन कौन से विषयों को कवर करते हैं? एनिमेशन, फिल्म उद्योग, फिल्म निर्माण, गेमिंग, संगीत, दृश्य कला, साहित्य, अन्य को कवर करता है। ठीक है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एक नई क्रिएटर इकोनॉमी बनाई गई है, उसे मान्यता दी गई है। ठीक है। तो एक नई क्रिएटर इकोनॉमी मतलब कि वो क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब उसको कहने मतलब ये है। ठीक है। मार्च 2024 में पहली बार राष्ट्रीय क्रिएटर अवार्ड प्रदान किया गया था। ठीक है। तो आपको याद होगा कि राष्ट्रीय क्रिएटर अवार्ड मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किया गया। जैसे यूट्यूब के क्रिएटर हैं या और कंटेंट क्रिएटर हैं, उनको राष्ट्रीय क्रिएटर अवार्ड दिया गया था मार्च 2024 में। ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 में OTT कंटेंट और डिजिटल न्यूज के साथ साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स और ऑनलाइन वीडियो क्रिएटर को भी शामिल किया गया। अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग बिल कब पास हुआ? 2024 में। ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग बिल, अब इसमें OTT पे जो कंटेंट आ रहा है उसको भी शामिल कर दिया गया। डिजिटल न्यूज जैसे यूट्यूब वगैरह पे आ रहा है, साथ में सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक या अन्य तो ऑनलाइन वीडियो क्रिएटर्स, मतलब ये ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग बिल के अंदर आ गए हैं। ठीक है। मतलब कि जो ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग बिल है वो इन सबको भी रेगुलेट करेगा, चाहे OTT प्लेटफॉर्म हो, चाहे सोशल मीडिया न्यूज वाला हो, चाहे आपका सोशल मीडिया अकाउंट हो, इस सबको रेगुलेट करेगा ब्रॉडकास्टिंग बिल भी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भारत में पंजीकरण के लिए पात्र सभी MBBS डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर का पोर्टल का अनावरण किया है। तो देखिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का उद्घाटन किया है, जिसे JP नड्डा ने इसका उद्घाटन किया। इसमें क्या होगा, जितने भी MBBS लोग किए हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है। पंजीकरण के लिए सभी पात्र MBBS डॉक्टरों का पंजीकरण इसमें किया जाएगा। तो सरकार को पता रहेगा कितने लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं MBBS। ठीक है, डॉक्टर, चाहे वो बाहर से करके आए चाहे यहाँ पे। यह पोर्टल देश के सभी MBBS पंजीकृत डॉक्टरों के एक व्यापक और गतिशील डेटाबेस होगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC अधिनियम 2014 की धारा 31 के तहत अधिकृत है। अब NMC अधिनियम 2024 आया था, NMC अधिनियम 2024 की धारा 31 के तहत राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया है। ठीक है। तो NMC आपको याद होगा कि जब NMC का अधिनियम आया था 2019 में, तो बहुत डॉक्टरों ने विरोध किया था। ठीक है। तो NMC अधिनियम 2024 के तहत 19 के तहत धारा 31 के तहत इसका गठन किया गया राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का। ठीक है। चिकित्सक का नाम, पता और सभी मान्यता प्राप्त योग्यताएं शामिल होंगी। जैसे जो ये पोर्टल होगा इसमें चिकित्सक का नाम, वो कहाँ से MBBS की डिग्री किया है, उसके ऊपर का क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब उसमें दर्ज होगा। ठीक है। और मान्यता कहाँ से प्राप्त है, सब वहाँ पे दर्ज होगा। आप पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल, ये क्या है? तो 2024 में केंद्र सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS नामक पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल राज्यों के BOCW कल्याण बोर्डों से प्राप्त आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के लिए केंद्रीकृत डेटा प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। पोर्टल सामाजिक सुरक्षा लाभ, बीमा, स्वास्थ्य लाभ, आवास योजना के आदि के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्डों के लगभग 57 मिलियन श्रमिक पंजीकृत हैं। मतलब सीधी बात है कि एक पोर्टल बनाया है जिसमें जो भवन का निर्माण करते हैं श्रमिक, उनका पंजीकरण किया जाएगा। और जैसे राज्य सरकारें बनाती हैं, अब उनका ही पोर्टल एक केंद्रीकृत कर दिया जाए। केंद्र सरकार भी उनका डाटा रखेगी, जिससे उनका बीमा किया जा सके, उनको आवास अलॉट किया जा सके या उनको स्वास्थ्य कवर दिया जा सके। आगे बढ़ते हैं। प्रॉम्प्ट ड्रिप और जल विद्युत DPR पोर्टल का शुभारंभ, ये क्या है? तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली में 3 नवीन ऑनलाइन पोर्टल प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स और जल विद्युत DPR का शुभारंभ किया है। ठीक है। तो 3 नवीन ऑनलाइन पोर्टल प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स और जल विद्युत DPR पोर्टल का अनावरण किया। थर्मल परियोजनाओं का ऑनलाइन निगरानी पोर्टल भारत में निर्माणाधीन थर्मल पावर परियोजना के वास्तविक समय विश्लेषण और ट्रैकिंग को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करेगा। ये क्या है कि जितने भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कर रहे हैं भारत में, उनकी निगरानी के लिए प्रॉम्प्ट पोर्टल को बनाया गया है। ठीक है। तो इनका क्या है, प्रॉम्प्ट पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? थर्मल परियोजना का ऑनलाइन निगरानी पोर्टल, प्रॉम्प्ट। तो ये क्या करेगा, भारत में निर्माणाधीन थर्मल पावर योजनाओं के वास्तविक समय विश्लेषण और ट्रैकिंग ऑनलाइन सुविधा का प्रदान किया। तो सीधी बात है कि जो प्रॉम्प्ट है, जो थर्मल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनका निगरानी करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ड्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है?
तो पावर सेक्टर के लिए आपदा रोधी अवसंरचना, ड्रिप्स, ऑनलाइन पोर्टल, चक्रवात, भूकंप, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण देश में बिजली व्यवधानों को तुरंत पहचान करने के लिए बनाया गया। तो जैसे भूकंप जो प्राकृतिक आपदा आ जा रही है, तो जब बिजली उसकी चली जाती है, बिजली व्यवधान जो आता है उसको पता करने के लिए, उसको तुरंत पहचान करने के लिए ड्रिप्स पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब याद रखना प्रॉम्प्ट किसके लिए है? थर्मल परियोजनाओं के प्रोग्रामिंग के लिए, पोर्टल की निगरानी के लिए, थर्मल परियोजनाओं की निगरानी के लिए। ड्रिप्स किसके लिए है? कि प्राकृतिक आपदा में जो बिजली चली जाती है उसका तुरंत समाधान करने के लिए। और उसके बाद कौन सा है? जल विद्युत डीपीआर। ये क्या है? तो जल विद्युत एवं डीपीआर परियोजना से संबंधित सर्वेक्षण और जांच गतिविधियों की निगरानी के लिए बनाया गया। तो जो जल विद्युत परियोजना है उनको निगरानी के लिए जल विद्युत डीपीआर का किया गया है। तो बस आपको सीधे याद रखना है। देखिए यहाँ पे 3 परियोजना है, एक प्रॉम्प्ट है, एक ड्रिप्स है, एक जल विद्युत डीपीआर है। तो प्रॉम्प्ट वाला किसके लिए है? थर्मल पावर के लिए। थर्मल पावर की जो परियोजना चल रही है उसकी निगरानी के लिए। जो ड्रिप्स है उसके किसके लिए है? ड्रिप्स मतलब कि प्राकृतिक आपदा में अगर बिजली चली जाती है तो उसका तुरंत उसका निवारण करने के लिए। और जल विद्युत डीपीआर मतलब जो भी जल विद्युत की परियोजना चल रही है उनकी निगरानी के लिए। आगे बढ़ते हैं। 16 अगस्त 2024 को केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री, अच्छा ये वाला, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली पोर्टल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ने कृषि को अभूतपूर्व वृद्धि एवं विकास की दर को अग्रसर करने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान कृषि निर्णय सहायता प्रणाली पोर्टल का अनावरण किया। बस आपको इतना याद रखना है कि कृषि निर्णय सहायता प्रणाली पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ने। आगे बढ़ते हैं। यह पोर्टल उपग्रह चित्रों, मौसम की जानकारी, जलाशय भंडार, भूजल स्तर, मृदा स्वास्थ्य जानकारी सहित व्यापक डेटा तक सहज पहुंच को उपलब्ध कराएगा। ठीक है, अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 शुरू हुआ है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको रट्टा मार लेना है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 9 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 से लेकर 28-29 के हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 लॉन्च किया है। तो कब लॉन्च किया है? 9 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लॉन्च किया गया। 2024-25 से लेकर 28-29 के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, 2024-25 से 28-29 के लिए लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को। ठीक है, अगस्त 2024 में। ये इस योजना का लक्ष्य है शहरी गरीब एवं मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 1 करोड़ नए घर का बनाना। ठीक है, तो 1 करोड़ नए घर का बनाना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, 1 करोड़ नए घर बनाना है शहरों में। आगे बढ़ते हैं। इसमें 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 2.30 लाख करोड़ रुपए का सरकारी सब्सिडी प्राप्त होगी। ठीक है, जिसमें क्या होगा? 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा और 2.5 लाख, लगभग 2.30 लाख करोड़ का सरकारी सब्सिडी दीजिएगा। मतलब 10 लाख करोड़ का निवेश होगा और 2.30 का इसमें सरकारी सब्सिडी मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत 2015 में की गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.18 करोड़ आवास की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से 85.8 लाख से अधिक आवास पूरे कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। मतलब देखिए 1.18 करोड़ रुपए आवास को स्वीकृत किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत, लेकिन 85.5 लाख लोगों को घर बना के सौंपा जा चुका है अभी तक। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी विश्व की सबसे बड़ी किफायती आवास योजनाओं में से एक है। ठीक है, तो शहरी विश्व की सबसे बड़ी किफायती योजना में से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है, तो आपको ये 9 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, इसका लक्ष्य है 1 करोड़ घर बनाना और 10 लाख का इसमें निवेश होगा, जिसमें 2.30 का सब्सिडी सरकार देगी। पिछली बार जो प्रधानमंत्री आवास योजना आई थी 1.18 करोड़ रुपए का इसमें आवास स्वीकृत हुआ था, जिसमें 85.5 लाख को घर बना के सौंप दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडल सोलर विलेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडल सोलर विलेज नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मॉडल सोलर विलेज कार्यान्वयन हेतु योजना दिशा निर्देश को अधिसूचित किया गया है। ठीक है, तो किसके तहत इसको बनाया गया है? मॉडल सोलर विलेज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इसका मंत्रालय कौन है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसका मंत्रालय है। इसका उद्देश्य
सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने और ग्रामीण समुदायों को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाना। तो प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाना और गाँव के लोगों को प्रेरित करना अपना स्वयं का ऊर्जा उत्पादन के लिए। ठीक है, इस घटक के लिए कुल 800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, जिसमें चयनित मॉडल सोलर विलेज को 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो 800 करोड़ का बजट आवंटन है, जिसमें से 1 करोड़ रुपए का दिया जाएगा, जिससे जो गांव चयनित किया जाएगा मॉडल सोलर विलेज बनाने के लिए उसको 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा, मतलब पूरे गांव में सोलर पैनल लगाने के लिए या सोलर विलेज बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक गांव माने जाने के लिए 5000 या विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2000 से अधिक आबादी वाला राजस्व गांव होना चाहिए। मतलब ऐसा गांव होना चाहिए जिसकी आबादी लगभग 5000 हो। ठीक है, 5000 गांव हो या किसी राज्य में 2000 हो। जहाँ की आबादी 5000 हो या किसी राज्य में 2000 की आबादी हो, तो उसी गाँव को चयनित किया जाएगा और उसी को 1 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस योजना का कार्यान्वयन जिला स्तरीय समिति की देखरेख में राज्य संघ राज्य क्षेत्र अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और राज्य संघ राज्य क्षेत्र अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा इसका किया जाएगा। कार्यान्वयन जिला स्तरीय समिति की देखरेख में, राज्य संघ राज्य क्षेत्र अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा इसका निरीक्षण किया जाएगा। अब पढ़ लेते हैं पीएम सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना। मुफ्त बिजली योजना में केंद्र सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए के निवेश करके अपने लाभार्थियों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करेगा। ठीक है, तो इसका लक्ष्य क्या है? पीएम सूर्य घर योजना का मुफ्त बिजली 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना। मतलब कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत अगर आप सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको सब्सिडी दिया जाएगा। आप 300 यूनिट तक उसका मतलब उत्पादन कर सकते हैं। मतलब सब्सिडी 300 यूनिट बिजली उत्पादन तक का अगर जितना भी सोलर लगेगा उसमें सब्सिडी सरकार प्रदान करेगी। तो इसका लक्ष्य है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना। 75,000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जीवन योजना का विस्तार, ये क्या है? तो 9 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन्नत जैव ईंधन परियोजना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जीवन योजना को 2028-29 तक के लिए बढ़ाने का मंजूरी दी है। ठीक है, तो किसके लिए है? जैव ईंधन परियोजना को बढ़ाने के लिए। बस आपको इतना उन्नत जैव ईंधन परियोजना को बढ़ाने के लिए कौन सा है? प्रधानमंत्री जीवन योजना, जिसको बढ़ा दिया गया है 28-29 तक के लिए। इसके दायरे में लिग्नोसेल्यूलोज फीड स्टॉक यानी कृषि और वानिकी अवशेष, औद्योगिक अपशिष्ट, संश्लेषण गैस, शैवाल आदि से बनने वाले उन्नत जैव ईंधन शामिल हैं। संशोधित प्रधानमंत्री जीवन योजना में बोल्ट ऑन और ब्राउन फील्ड परियोजना भी शामिल हैं। बोल्ट ऑन और ब्राउन फील्ड परियोजना भी शामिल है। यह योजना कृषि अवशेषों की बिक्री के माध्यम से किसानों के लिए एक स्थिर आय प्रदान करती है और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायक है। इसके अतिरिक्त 2070 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के भारत के लक्ष्य के अनुरूप और मेक इन इंडिया के पहल का समर्थन करती है। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन योजना अधिशेष बायोगैस और किसी अपशिष्ट से दूसरी पीढ़ी इथेनॉल को विकसित कर केंद्रित है। इस योजना को 2019 में लॉन्च किया गया था। देखिए 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। इसने पानीपत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा भारत के पहले 2G इथेनॉल संयंत्र की स्थापना का समर्थन किया था। ठीक है, तो पहले 2G इथेनॉल संयंत्र कहाँ हुआ? पानीपत में। 2019 में इस योजना को लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री जीवन योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है आज क्लास का लास्ट है ये। नए आपराधिक कानूनों के लिए 4 ऐप का अनावरण किया गया है। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में, कहाँ पे किया है? चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया है। तो कौन कौन से ऐप लॉन्च किया? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन 4 ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ई साक्ष्य ऐप के माध्यम से सभी गवाही, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी ई साक्ष्य सर्वर पर सेव की जाएगी और यह वास्तविक समय के आधार पर सभी अदालतों के लिए उपलब्ध होगी। ठीक है, तो ई साक्ष्य के माध्यम से क्या होगा कि जो गवाही होगा, चाहे वीडियोग्राफी होगा, चाहे फोटोग्राफी होगा, ई साक्ष्य सर्वर पर सेव किया जाएगा। यह वास्तविक समय के लिए सभी अदालतों को उपलब्ध होगा। ई समन में क्या होगा? ई समन से अदालतें, पुलिस स्टेशनों और संबंधित व्यक्ति जिसमें समन भेजा जाना है को इलेक्ट्रॉनिक रूप से समन भेजेंगे। तो ई समन के माध्यम से समन भेजा जा सकता है। न्याय सेतु डैशबोर्ड पुलिस, चिकित्सक,
फोरेंसिक अभियोजन और जेल अधिकारियों को जोड़ेगा। यह पुलिस के वास्तविक समय के आधार पर जांच के संबंधित सभी जानकारी प्रदान करेगा। और न्याय श्रुति क्या है? न्याय श्रुति ऐप अदालत की वीडियोग्राफिंग के माध्यम से गवाहों को सुनने पर सक्षम बनाएगा। ठीक है। आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में लागू हुए गए हैं। ठीक है। तो 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू कर दिए गए हैं तीनों कानूनों को। ठीक है। तो ये रहे आपको तीनों ऐप के बारे में। ठीक है। तो आपको यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखेंगे, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है सर्वप्रथम आपको वहीं प्रोवाइड किया जाता है। इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।